दोस्तों, आओ तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम यूपी पीसीएस 2024 के लिए टेस्ट पेपर करने वाले हैं और आज हम संस्कृति आईएएस के टेस्ट को देखने वाले हैं। ये संस्कृति आईएएस का टेस्ट 5 है जो कि है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का टेस्ट है। दोस्तों, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का टेस्ट है, इसे हम देखेंगे यहाँ पे। इसमें टोटल 150 प्रश्न है। इसमें एक तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन है, साथ में इसमें जो है वो करंट के क्वेश्चन भी इंक्लूड है। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है। इसको हम यहाँ पे पूरा इसका एनालिसिस करेंगे। बहुत ही अच्छा इस टेस्ट की डिटेलिंग दी हुई है। और दोस्तों, अगर इसको आपकी पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ जो है दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है। आप मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आप जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा भी जो इन्वायरमेंट का टेस्ट है, इसमें मैंने एसटीडी फॉर सिविल सर्विसेज का भी इन्वायरमेंट का टेस्ट करवाया है। जिन लोगों ने टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। तो चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संबंध में बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला है कि यह एक वैधानिक निकाय है। दूसरा है कि इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील जो है 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में की जा सकती है। और तीसरा है कि यह संबंधित मामलों में 1 वर्ष के भीतर निर्णय देने के लिए बाध्य है। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ कथन एक सही है। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये एक वैधानिक निकाय है, जिसका जो सही जवाब होगा वो ए सही जवाब हो जाएगा। केवल एक कथन जो है वो सही है। चलिए थोड़ा सा एनजीटी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो एनजीटी है इसकी जो स्थापना हुआ है, इसका डेट इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना जो है पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए किया गया है और ये 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और इसके अलावा जो इसकी 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वो 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे हैं? तो भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है। तो दोस्तों इसके 4 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका जो उद्देश्य है वो पर्यावरण से संबंधित मुद्दों का तीव्रता से निपटारा करना है, जिससे जो देश की अदालत है उन पे जो लंबित मुकदमे हैं उसके बोझ को कम किया जा सके। ये इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य से इसका स्थापना किया गया था। और देखिए, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से ये बाध्य नहीं है। और इसके निर्णय के जो विरुद्ध अपील किया जा सकता है दोस्तों वो 90 दिनों के भीतर किया जा सकता है, परंतु वो उच्च न्यायालय में नहीं बल्कि वो सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील होगी और इससे संबंधित जो भी मामले होंगे उनको निपटाने के लिए, निर्णय देने के लिए 1 वर्ष का नहीं बल्कि 6 माह का समय जो है वो दिया गया है। यहाँ पे हमने देखा केवल एक सीध, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। हाल ही में समाचार पत्रों में रही ब्लू पेंसी निम्नलिखित में से क्या है? तो ब्लू पेंसी का संबंध किससे है? तो देखिए, जो ब्लू पेंसी है ये काले और नीले पंखों वाली भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पाई जाने वाली एक सुंदर तितली है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर में जो है ये एक आधिकारिक तितली है जो क्या कहते हैं, नीले पंखों वाली ये तितली होती है। काले और नीले कलर के इसके पंखे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा अपनाए गए पंचामृत लक्ष्यों में शामिल नहीं है? पहली चीज यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, COP26। COP26 कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है स्कॉटलैंड, जो ब्रिटेन का शहर है ग्लासगो, वहां पे ये आयोजन हुआ है इसका। और 2021 में इसका आयोजन किया गया था। वहीं पे जो ये पंचामृत लक्ष्य को अपनाया गया था। तो इसमें जो है पहला है कि वर्ष 2025 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट करना है। तो देखिए, इसमें जो 2025 तक नहीं बल्कि आप ये ध्यान रखिएगा 2030 तक, ये 2030 तक जो है इसको अपनी गैर जो जीवाश्म ऊर्जा है उसको बढ़ा करके 500 वाट तक ले जाना है। तो इस वजह से पहला गलत हो गया। सेकंड है कि वर्ष 2030 तक कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना है। इसका लक्ष्य ये बिल्कुल करेक्ट है। 2030 तक जो भी ऊर्जा हम प्राप्त करेंगे उसका 50% जो होगा वो नवीकरणीय ऊर्जा होगा। और थर्ड है 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ है 2070 तक निवल जो शून्य उत्सर्जन है, नेट जीरो है, उसको रखा गया है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। कब तक? तो जो नेट कार्बन जो हमारा है जीरो का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2070 तक रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि केवल कथन एक गलत है, बाकी 2, 3, 4 सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अभी जो लेटेस्ट कॉप हुआ है वो है COP28। COP28 कहाँ पे हुआ है तो ये भी देख लेते हैं। जो COP28 हुआ है ये हुआ है संयुक्त अरब अमीरात का जो शहर है दुबई। तो ध्यान रखिएगा
यूएई के जो है दुबई में हुआ है COP28। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। वैश्विक स्तर पर पशु एवं पादप प्रजातियों की संकटग्रस्त स्थिति को प्रस्तुत करने वाली लाल सूची जो रेड डाटा लिस्ट है वो किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? देखिए जो रेड डाटा लिस्ट है ये जारी किया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा जारी किया जाता है, IUCN जिसको कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक जो है वो सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य दिए हुए हैं और उनका विषय दिया हुआ है। देखिए जो सतत विकास लक्ष्यों की बात किया गया था ये कब किया गया था कि ध्यान रखिएगा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक थी 2015 में, तो वहाँ पे सतत लक्ष्यों की बात किया जाता है और यहाँ पे 17 लक्ष्य जो है वो डिसाइड किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं और इन लक्ष्यों का जो प्राप्ति ईयर रखा गया है वो 2030 तक इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन सा लक्ष्य है और उसमें कौन सा विषय है। देखिए यहाँ पे जो सतत विकास लक्ष्य 7 है, तो 7 में सस्ती ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा की बात किया गया है, बिल्कुल सही है ये। और जो सतत विकास लक्ष्य 10 है, 10 में कहा गया है असमानता में कमी, तो ये भी बिल्कुल सही है। और जो सतत विकास लक्ष्य 13 है, 13 में कहा गया है जलवायु परिवर्तन की बात, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए जो सतत विकास लक्ष्य 15 है उसमें स्वच्छ जल एवं स्वच्छता की बात नहीं किया गया। स्वच्छ जल एवं स्वच्छता की जो बात किया गया है वो सतत विकास लक्ष्य जो SDG है इसमें किया गया है 6 में। तो SDG 6 में बात किया गया। सतत विकास लक्ष्य 15 में क्या है? तो इसमें है कि सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले जो स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों को, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता को बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करने की बात जो है वो सतत विकास लक्ष्य 15 में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो किसी जीव में अगर हानिकारक पदार्थों का एकत्रीकरण हो जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको देखिए बायो एक्यूमुलेशन कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, जिसको हिंदी में कहते हैं जैव संचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। इको मार्क के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला है कि इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखिए जो इको मार्क है ना इसको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा नहीं प्रदान किया जाता है, बल्कि इसको जो है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसको भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है, ना कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत। तो ये जो है वो गलत हो गया। और सेकंड है कि यह पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों को दिया जाता है। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट है, ये पर्यावरणीय जो अनुकूल उत्पाद होते हैं उनको दिया जाता है। और थर्ड है भारत सरकार द्वारा 17 उत्पादों के लिए इको मार्क मानदंड निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए ये भी कथन जो है वो बिल्कुल सही है। भारत सरकार के द्वारा जो है 17 उत्पादों के लिए इको मार्क मानदंड जो है निर्धारित किया गया है, जिसमें साबुन है, डिटर्जेंट है, पेंट हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, चिकनाई तेल वाले, पैकिंग वाले सामग्री, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। टोटल जो है वो 17 चीजें हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा इको मार्क मानदंड निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला गलत हो गया, 2 और 3 सही है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। कथन जो है 2 और 3 सही है। देखिए जो इको मार्क का प्रतीक चिन्ह है वो मिट्टी का बर्तन है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी तथा इसके भंगुर लक्षणों को दर्शाता है। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? मिट्टी का बर्तन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। भारत में पवित्र उपवन का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया जाता है? देखिए पवित्र उपवन का जो संरक्षण किया जाता है भारत में वो कौन करता है? तो ये आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। देखिए IUCN के अनुसार क्या है ना कि पवित्र उपवन प्रकृति की आराधना का एक रूप है और इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक महत्व के वनों, प्राकृतिक वनस्पतियों आदि का संरक्षण किया जाता है। पवित्र उपवन को जो है वहाँ की जो स्थानीय समुदाय आदिवासी होते हैं उनकी धार्मिक मान्यताओं और कई पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक अनुष्ठानों के कारण जो है संरक्षित किया जाता है। तो इसके लिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। जीरो टिलेज फार्मिंग के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए जीरो टिलेज फार्मिंग का मतलब है कि शून्य जुताई कृषि, अर्थात यह कृषि करने की वह विधि है जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं और ये कृषि की एक नई विधि है। तो देख लेते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है कि मृदा अपरदन के प्रभाव को जो है कम करने में सहायक है। तो देखिए बिल्कुल है, इस फार्मिंग से क्या होता है कि जो मृदा अपरदन होता है उसके प्रभाव को कम किया जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है कि इसमें फसल को सापेक्षतः शीघ्रता से प्राप्त किया जाता है। इसमें जो फसल है उसको थोड़ा शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है और यह ग्रीन हाउस प्रभाव को भी कम करने में उपयोगी है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट जो है वो जीरो टिलेज फार्मिंग से संबंध में सही है, उसकी विशेषताएं हैं। जिसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है? तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो जो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखिए जो
जैव विविधता का मतलब होता है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में जो पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की जो प्रजातियां हैं उसमें बहुत ज्यादा बहुलता हो, उसी को जैव विविधता कहा जाता है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो जैव विविधता की बात किया गया था, ये 1992 में जो रियो डी जेनरियो में आयोजित हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, उसी में इस शब्द को परिभाषित किया गया था। तो ध्यान रखिए जो जैव विविधता शब्द है इसको 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन था रियो डी जेनेरियो में जो आयोजन किया गया था, वहीं पे इसको जो है परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जलीय आवासों की उत्पादकता को सीमित करने वाले कारक हैं? देखिए जो जलीय आवासों की उत्पादकता उसको सीमित करने वाले कारक क्या है, तो सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल करेक्ट है ये। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जितनी गहराई तक जाएगा ना उतनी ही अधिक पौधों की उत्पादकता होगी, इसलिए सूर्य का प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके अलावा जो घुलित ऑक्सीजन, तो घुलित ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन से ही जो जलीय जीव है उनकी उत्पादकता प्रभावित होती है। और थर्ड है पारदर्शिता, अपारदर्शिता, देखिए ये गलत है, अपारदर्शिता नहीं होता बल्कि पारदर्शिता जो है वो सीमित करने वाला कारक है। पारदर्शिता में क्या होगा, जितना ज्यादा पारदर्शी होगा उतना ज्यादा ही उत्पादक पे प्रभाव डालेगा। और फोर्थ है तापमान, तो ये भी प्रभावित करता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं केवल 3 वाला प्रभावित नहीं करेगा, अपारदर्शिता, बाकी सूर्य का प्रकाश, घुलित ऑक्सीजन और तापमान। तो 1, 2, 4 इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में हरित जलवायु कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया था? देखिए दोस्तों जो हरित जलवायु कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया था ये कानकुन सम्मेलन में लिया गया था। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, कानकुन सम्मेलन में लिया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो विकासशील देशों में निम्न कार्बन और जलवायु अनुकूल विकास मार्गों की दिशा में आदर्श बदलाव का समर्थन करके जो पेरिस समझौते हैं और इसके समन एवं अनुकूलन लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक महत्वाकांक्षी योगदान देना जो ये कानकुन सम्मेलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, यह विविधता जीवों के ऐसे समूह से संबंधित है जो एक ही पर्यावरण के अंतर्गत जी रहे हैं या एक समान संसाधनों के लिए पारस्परिक क्रिया अथवा प्रतिस्पर्धा करते हैं। इनकी माप पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद प्रजातियों की गणना से की जाती है। तो ये किसके बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों? तो ये बात किया जा रहा है अल्फा विविधता के बारे में। तो कौन सी विविधता है? तो अल्फा विविधता है, जिसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। देखिए जो परितंत्र है उसमें जैव विविधता का जो मापन होता है वो कई प्रकार से किया जाता है, जिसमें अल्फा विविधता भी होता है, बीटा विविधता भी होता है, गामा विविधता भी होता है। जो अल्फा विविधता होता है इसमें क्या होता है कि किसी एक निश्चित क्षेत्र के जो समुदाय या परितंत्र है उसमें उपस्थित जो प्रजातियों की कुल संख्या है उस संख्या की जो विविधता है उसको अल्फा विविधता है वो संज्ञा दिया जाता है। बीटा में क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को जो है वो बीटा विविधता कहा जाता है। और गामा क्या होता है, ये एक भौगोलिक क्षेत्र में, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र में विशेष रूप से जो उपस्थित विविध प्रजातियों के मध्य अंतर संबंध का ज्ञान होता है उसी को गामा विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, नेपेंथस खसियान एक दुर्लभ कीटभक्षी पौधे हैं। इस पौधे का स्वस्थानीय संरक्षण बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य में किया जा रहा है। यह अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देखिए यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है कि जो बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है। तो ये अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों? ये जो अभ्यारण्य है ये है मेघालय में। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, ये मेघालय में है। और यहाँ पे नेपेंथस जो खासियाना एक कीटभक्षी पौधा है इसका संरक्षण किया जा रहा है। और इसको जो है स्थानीय लोग जो है ये पिचर प्लांट को स्थानीय रूप से जो है मेषमांग कोक्सी के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय गारो लोग जो है उसे एक पवित्र पौधा या भूत की टोकरी भी मानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 2008 में प्रस्तुत की गई जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल है? देखिए जो 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी इसमें देख लेते हैं कौन कौन से जो है लक्ष्य शामिल थे। तो इसमें पहला है कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, ये शामिल था, ये बिल्कुल करेक्ट है। और सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन ये भी शामिल है। और थर्ड है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, ये भी शामिल है। और हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन ये भी शामिल है, चारों ही शामिल है। देखिए है क्या कि जो भारत सरकार ने जो जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन की रूपरेखा दिया था 2008 में प्रस्तुत किया था, इसमें टोटल जो है वो 8 राष्ट्रीय जो है योजनाएं थी। तो इसके अलावा जैसे हमने 4 तो देख लिया, इसके अलावा भी जो है हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन है, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन है, और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन है, सतत आवास पर राष्ट्रीय विकास मिशन है। तो ये सभी जो है वो राष्ट्रीय कार्य योजना से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा
डी इसका सही जवाब, सभी कथन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण के संदर्भ में किसने 10% का नियम प्रतिपादन किया था? देखिए, जो 10% का नियम प्रतिपादित किया था ऊर्जा के स्थानांतरण में, देखिए ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है दोस्तों, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ये एक दिशी होता है। तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है दोस्तों, हमेशा ये एक दिशी होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यह जो है प्राथमिक उत्पादकों से जो है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जाता है, और इस स्थानांतरण में जो ऊर्जा का ह्रास होता है उसी को जो है 10% का नियम कहा जाता है, और ये दिया था लिंडेमान ने। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, लिंडेमान ने ये नियम दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखते हैं कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं और राज्य दिया हुआ है। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये कर्नाटक राज्य में है, बिल्कुल करेक्ट है। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? वसंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु में नहीं है, ये केरल में है। ये तमिलनाडु में नहीं है, ये केरल में है। और कौन पूछ रहा है सुमेलित नहीं है? तो ये सी वाला होगा, सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। डी को भी देख लेते हैं, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान। तो गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन रिक्तीकरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC उत्तरदायी, इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से मृदा प्रदूषण के परिणाम है, तो कौन सा जो है वो मृदा प्रदूषण का परिणाम है? तो मृदा प्रदूषण से क्या होगा? नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण है उसमें कमी आएगा, उसका जो है साइकिल बिगड़ जाएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और मृदा प्रदूषण से क्या होता है? अपरदन में वृद्धि होती है, बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड है कि इसमें लवणता की कमी होती है। इसमें लवणता की कमी नहीं होती है, मृदा प्रदूषण में जो है लवणता की वृद्धि हो जाती है। और थर्ड है इसमें गाद का जमाव होता है। तो देखिए इसमें जो है जलाशयों में गाद का जमाव होता है, ये ध्यान रखिएगा, टैंकों और जलाशयों में गाद का जमाव होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 और 2 करेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। डेट्रिटस अपरद आहार श्रृंखला निम्नलिखित में से किससे आरंभ होती है? देखिए जो डेट्रिटस अपरद श्रृंखला है ये होता है अपचयी कार्बनिक पदार्थ में, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक चारण खाद्य श्रृंखला होती है और जो दूसरी होती है वो अपरद खाद्य श्रृंखला होती है। अपरद खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि सड़े हुए जानवरों, सूक्ष्म जीवों द्वारा खाए जाने वाले पौधों के मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है और फिर अपघटक खाने वाले जो जीव में तत्पश्चात परिभक्षियों और फिर अन्य शिकारियों में ये पहुंचती है। उदाहरण के लिए जैसे कचरा हो गया, कचरा को किसने खाया? यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कचरा है तो कचरे को किसने खाया? केचुए ने खाया। फिर केचुए को किसने खाया? तो मुर्गे ने खाया केचुए को। फिर मुर्गे को किसने खा गया? तो मुर्गे को खा गया बाज ने। तो ये है डेट्रिटस या जिसको अपरद खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पक्षियों के प्रवास के कारण है? तो पक्षियों के प्रवास के कारण क्या है? पहला है जल की कमी, दूसरा है चरम जलवायु परिस्थितियां, थर्ड है बेहतर प्रजनन स्थितियों का अभाव, फोर्थ है आवास स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा। देखिए ये चारों ही कारण जो हैं, इन्हीं चारों कारणों की वजह से जो है पक्षियां वो प्रवास करते हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। जल की कमी, चरम जलवायु की परिस्थितियां, बेहतर प्रजनन स्थितियों का अभाव और आवास स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा, इन सभी के वजह से जो है पक्षियां प्रवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? जो गंगा नदी डॉल्फिन है उसको भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था कब? तो 2009 में, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 2009 में इसको जो है जलीय जीव घोषित किया गया था। और जो गंगा नदी डॉल्फिन है दोस्तों वो IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में शामिल है, तो ध्यान रखिएगा। ये IUCN की जो लिस्ट है उसमें इंडेंजर्ड में ये शामिल है। और ये वन्य जो भारत वन्यजीव अधिनियम 1972 उसकी अनुसूची 1 में ये आता है, जिसके तहत जो इसका शिकार करना ही दंडनीय अपराध है। और दोस्तों ये जो डॉल्फिन है इसको अभी असम सरकार ने जो है अपना राजकीय जलीय पशु भी बनाया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जो असम सरकार है इसने अपना जो है जलीय पशु इसको घोषित किया है। जो 5 अक्टूबर है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। 5 अक्टूबर, देखिए 5 अक्टूबर को जो है वो डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। तो ये दो फैक्ट था, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब था वो सी हो गया था कि डॉल्फिन को जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से फ्लाई ऐश के घटक हैं। दोस्तों फ्लाई ऐश क्या होता है? तो फ्लाई ऐश जो होता है ये मुख्य रूप से कोयला आधारित जो ताप विद्युत घर होते हैं वहां से उत्पन्न होने वाला एक ये सूक्ष्म पाउडर है। और ये जो है ये सीमेंट का भी गुण प्रदर्शित करता है,
जो फ्लाई एश होता है सीमेंट का गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात अगर ये जल के साथ मिश्रित हो जाने पर ये जो है वो कठोर हो जाता है। और इसके घटक कौन कौन होते हैं, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये चारों ही इसके जो है घटक होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों या वन्य जीवों के संरक्षण की स्वस्थानीय विधि नहीं है। तो कौन सी है जो इन सीटू विधि नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और पवित्र उपवन, ये तीनों ही जो हैं ये स्वस्थानीय विधि के भाग हैं, परंतु जो वनस्पति उद्यान है, बोटेनिकल गार्डन है, ये स्वस्थानीय विधि नहीं है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। देखिए स्वस्थानीय क्या होता है, जिसको इन सीटू कहा जाता है, इसमें जो संरक्षण किया जाता है वो प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में ही संरक्षित किया जाता है। और दूसरा होता है एक एक्स सीटू, ये भी ध्यान रखिएगा, एक जो है वो इन सीटू होता है, एक दूसरा जो होता है वो इन सीटू होता है। इसमें क्या होता है, जो संरक्षण किया जाता है उसमें प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर किसी स्थान पर जो है संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे झील दिया है और उसका विशेषता दिया है। देखिए जो लोनार्ड झील है वो किस प्रकार की है, तो पहली चीज तो ये जो लोनार्ड झील है दोस्तों ये है कहाँ पे, तो लोनार्ड झील जो है वो महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखिएगा। और ये किस टाइप की झील है, तो ये जो है ये ज्वालामुखी झील है, तो इसको 4 से मैच कर देंगे। लोकटक झील कहाँ पे है दोस्तों, तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है, ये जो है मणिपुर में है। और ये किस टाइप की झील है, तो ये जो है ये स्थानिक झील है। और सांभर झील कहाँ पे है दोस्तों, तो सांभर झील जो है ये राजस्थान में है। और ये किस टाइप की झील है, तो ये मरुस्थलीय झील का उदाहरण है। और जो डल लेक है ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये जो है ये यूट्रोफिक टाइप की झील है। तो इसको हम देखेंगे सही मैच इसका हो जाएगा 4 2 3 1। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों 4 2 3 1, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। तो कौन सी समिति बनाई गई थी जो पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए, देखिए पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति। ये दोनों समितियां जो है वो पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, सीबक थोर्न के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए सीबक थोर्न क्या होता है, तो सीबक थोर्न जो है वो एक झाड़ी होती है जो नारंगी पीले रंग की होती है और ये खाने वाली जो बेर होती है उसका ये उत्पादन करती है सीबक थोर्न जो है झाड़ी। और ये एक हिमालयी पौधा है, आमतौर पर लद्दाख के जो सूखे क्षेत्र हैं और जो स्पीति के ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। और जो सीबक थोर्न है ये पौधा जो है मिट्टी को बांधे रखने में भी सहायक होता है, जो मिट्टी के क्षरण को कम करने में मदद करता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है सीबक थोर्न से संबंधित है। तो पहला है कि ये मृदा क्षरण को कम करने में सहायक है, बिल्कुल सही है। और ये बायोडीजल का समृद्ध होता है। देखिए ये बायोडीजल का तो ऐसा कोई हमने अभी देखा नहीं। और ये शुष्क परिस्थितियों में अनुकूल योग्य नहीं है, तो ये बिल्कुल अनुकूलन के योग्य है। तो यहाँ पे केवल कथन एक ही सही है, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। तो वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट जो है ये जारी किया जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, वेटलैंड फार्मिंग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन से कथन जो है वो सही है। देखिए जो वेटलैंड फार्मिंग है, पहला है इसमें कि यह निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। और दूसरा है कि यह गन्ना तथा जूट की कृषि के लिए उपयुक्त है। तीसरा है कि इससे अधिक सिंचाई वाली फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। देखिए यहाँ पे जो है केवल 2 सही है, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, यह गन्ना और जूट की कृषि के लिए उपयुक्त है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए वेटलैंड फार्मिंग, वेटलैंड का मतलब ही होता है कि जलमग्न भूमि जो अस्थायी रूप से या मौसमी रूप से जल प्लावित रहती है। और ये पृथ्वी पे जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेटलैंड होता है यहाँ पे जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है और जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है इन दोनों के बीच का ये संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है, जिसको इकोटोन कहा जाता है। इस वजह से यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है ये काफ़ी अधिक होती है और यहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी इनकी बहुत अधिक होती है। और दोस्तों यहाँ पे फार्मिंग जो वेटलैंड फार्मिंग की जाती है वहीं पे की जाती है जहाँ पे बारिश जो है वो 75 सेंटीमीटर से अधिक होता है, वहीं पे ये कृषि की जाती है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें बहुत जल गहन वाली फसलें उगाई जाती हैं, जैसे जूट हो गया, गन्ना हो गया, चावल हो गया, तो ये सभी फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी वजह से
केवल यहाँ पे कथन 2 ही सही है, 1 एंड 3 जो है वो गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत भारत की पहली जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त अमीनपुर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अमीनपुर झील, अमीनपुर झील कहाँ पे है? तो अमीनपुर जो झील है वो तेलंगाना में है। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। जो जैव विविधता अधिनियम 2002 है उसके तहत ये भारत की पहली जो है जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा इसको प्राप्त हुआ है। और दोस्तों ये एक मानव निर्मित झील है जिसका जो निर्माण है कथित तौर पे 300 साल पहले इब्राहिम कूद शाह के शासनकाल के दौरान जो है वो पाटन चेरू के एक दरबारी अब्दुल कादिर अमीन ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन। पारिस्थितिक अनुक्रम के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए जो पारिस्थितिक अनुक्रम होता है ना, ये एक ऐसी क्षेत्र या प्रजाति संरचना होती है जिसमें जो दो प्रजातियां होती हैं वो कहीं दूसरे जगह अनुक्रमण के दौरान अपना जो नई बस्ती बसाती हैं। और इस क्रम में होता क्या है कि एक जो प्रजाति होगी उसकी जनसंख्या तो अनगिनत तरीके से बढ़ेगी वहीं, लेकिन जो दूसरी प्रजाति होगी उसकी जो जनसंख्या होगी उसमें जो है वो गिराव आएगा, कंटिन्यू गिराव इस तरीके से आएगा कि वो अदृश्य हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं पारिस्थितिक अनुक्रम में लाइकेन जो है वो प्राथमिक अनुक्रम में योगदान देते हैं। देखिए लाइकेन जो है प्राथमिक अनुक्रम में योगदान देते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लाइकेन जो है वो चट्टानों पर इनका अनुक्रमण होता है और उसमें क्या होता है कि जो चट्टानों को पिघलने के लिए अम्ल का स्राव है वो लाइकेन करते हैं। इससे जो अपरदन होता है और अपरदन होने से जो है मृदा का निर्माण होता है, मृदा निर्माण में ये सहायक होते हैं। सेकेंड है प्राकृतिक आपदाएं प्राथमिक अनुक्रम से संबंधित होती हैं। देखिए जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो द्वितीयक अनुक्रमण का भाग होती हैं, प्राथमिक अनुक्रमण का भाग नहीं होती हैं, इसलिए ये गलत हो गया। थर्ड है किसी पारिस्थितिक तंत्र में आग लगने के बाद होने वाला अनुक्रम जो द्वितीयक अनुक्रम होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 एंड 3 सही, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और विनियमन अधिनियम 2000 के अनुसार रात के समय आवासीय क्षेत्रों के लिए कितना ध्वनि स्तर निर्धारित किया गया है? तो जो ध्वनि प्रदूषण का जो नियम है 2000, इसके अनुसार जो रात के समय आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि निर्धारित किया गया है वो 45 डेसिबल किया गया है, जिसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। चिकित्सीय अपशिष्ट पदार्थों के उचित निस्तारण हेतु विशेष रंग के पात्रों का विधान किया गया है। ऐसे चिकित्सीय अपशिष्ट जिनसे संक्रमण की संभावना हो तथा मानवीय ऊतक जैसे अंग आदि के निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से किस रंग के पात्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे पीले रंग के पात्र का प्रयोग किया जाता है, इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे वन्यजीव दिया हुआ है, उनसे संबंधित अभ्यारण्य दिया हुआ है। देखिए बारहसिंगा को कहाँ किया गया है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कस्तूरी मृग को कहाँ संरक्षित किया है? तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। संगाई हिरण को कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये मणिपुर में है। ये जो है ये मणिपुर में है। और नेक्स्ट है काले हिरण को कहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है? तो ये ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पे है ये? तो ये राजस्थान में है। तो यहाँ पे इसको संरक्षित किया जा रहा है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों 1 2 3 4 हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका जो सही मैच है वो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी किसी पारिस्थितिक तंत्र में सांकेतिक प्रजाति की विशेषता है? तो सांकेतिक प्रजाति की विशेषता क्या होती है? तो जो प्रजातियां पर्यावरण परिवर्तन के प्रति अत्यंत जो है वो संवेदनशील होती हैं और किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र में जैविक स्थिति में बदलाव का संकेत देती हैं, उन्हें जो है वो सांकेतिक प्रजाति कहा जाता है। और जैसे जल का प्रदूषण का स्तर ज्ञात करने के लिए मछली को एक सांकेतिक प्रजाति के रूप में माना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा तो ये पर्यावरण परिवर्तन के लिए अत्यधिक संवेदनशील होती है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है यह एक वैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। देखिए इसके जो पदेन अध्यक्ष होता है, पहली चीज तो इसमें जो है इसकी जो संरचना होती है राष्ट्रीय जैव विविधता की, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 3 पदेन सदस्य होते हैं। तो इसमें जो है प्रधानमंत्री नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। थर्ड है कि राज्य सरकारों को विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले जैव विविधता स्थलों के चयन के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे 1 एंड 3 सही है, इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। जुगाली करने वाले पशु निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण करते हैं? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है जुगाली करने वाले पशुओं से? तो वो निकलती है मीथेन गैस, इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन
38 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला, पौधे नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और सेकंड है, पादपों में नाइट्रोजन का प्रयोग क्लोरोफिल के निर्माण में भी होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। थर्ड है, अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि हो जाती है। देखिए, अत्यधिक सिंचाई जैसे मौसमी बाढ़ हो गया, अत्यधिक सिंचाई के कारण जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है, ना कि वृद्धि होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। थर्ड वाला जो है वो गलत हो जाएगा, 1 एंड 2 सही है, इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग। तो 39 है, गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था। तो गहन पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, तो अर्नीस्ट नेस ने किया था। इसका जो सही जवाब है वो ए हो जाएगा। अर्नीस्ट नेस ने जो है वो 1972 में किया था इस शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को बाघों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, सबसे अधिक बाघ कहाँ पे हैं, तो जो सबसे अधिक बाघ हैं वो है मध्य प्रदेश में, तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद से कहाँ पे हैं, उसके बाद से जो है वो कर्नाटक में है। फिर कहाँ पे हैं, तो फिर उत्तराखंड में है। उसके बाद से महाराष्ट्र में है। तो 1 2 4 3 इसका क्रम हो गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2023 के लिए, तो इनको किया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। इसका जो सही जवाब है वो भी हो जाएगा। जो क्लाउडिया गोल्डिन है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, क्लाउडिया गोल्डिन। और इनको जो है महिलाओं के श्रम बाजार के परिणाम के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार पाने वाली जो है वो तीसरी महिला अर्थशास्त्री हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों में भारत में निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो जो 19वां एशियाई खेल हुआ है, पहली चीज ये कहाँ हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये 19वां संस्करण है, ये चीन के झांगू शहर में हुआ है। तो ये जो है चीन का झांगू शहर, वहाँ पे ये आयोजित किया गया है। वहाँ पे ये 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन हुआ है। और इसमें भारत ने जो टोटल पदक जीते हैं वो 107 पदक जो है वो पुरुष लोगों ने जीता है, 107 पदक, और महिलाओं ने जो जीता है वो 46 पदक जीता है। तो इसमें जो है ऐश्वर्य तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और दिव्यांश पवार, इन तीनों लोगों ने जो है वो 10 मीटर एयर राइफल की जो शूटिंग है इसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 मीटर की एयर राइफल में जीता है पुरुष वर्ग में। और ये पुरुष कौन कौन से थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऐश्वर्य तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और दिव्यांश पवार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। तो यहाँ पे तिथि दिया हुआ है और उनके दिवस दिए हुए हैं। देखिए, जो 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस जो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। और 30 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो देखिए 30 अक्टूबर को जो है प्रेस स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है, ये गलत है। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ये मनाया जाता है 3 मई को। तो 4 वाला सही नहीं है, 1 2 3 जो है सही सुमिल, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में अपने दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया है। तो किसने भारत में अपने दूतावास बंद करने का निर्णय लिया है, तो वो निर्णय लिया है अफगानिस्तान ने। इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा, अफगानिस्तान ने निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जो अप्रैल जून 2023 के संदर्भ में बताना कौन सा कथन सही है। देखिए, जो श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जो है पहला कह रहा है कि इसको नीति आयोग के द्वारा जारी किया था। देखिए, गलत है, इसको नीति आयोग जो है जारी नहीं करता है, इसको जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा इसको जो है वो जारी किया जाता है। और सेकंड है कि इस अवधि में महिला श्रम बल भागीदारी दर 23.2% रही है। 23.2% जो है ये महिला श्रम बल भागीदारी रही है, बिल्कुल करेक्ट है। और इस अवधि में शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर जो है 6.6 रही है। तो यहाँ पे जो है 2 और 3 सही है, इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो बिम्स्टेक का महासचिव किसे बनाया गया है, तो बिम्स्टेक का महासचिव बनाए गए हैं इंद्रमणि पांडे को। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। इंद्रमणि पांडे जो है वो वर्तमान में बिम्स्टेक के महासचिव हैं। बिम्स्टेक क्या है, तो ये बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की जो खाड़ी पहल है
उसका एक ये क्षेत्रीय संगठन है और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करके किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो संप्रीति कहाँ पे हुआ संपन्न? तो उमरोई मेघालय में संपन्न हुआ है। इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन द्वारा भारत के निम्नलिखित में से किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में चयनित किया गया है? तो सबसे जो है पर्यटन गांव के रूप में किसका चयन किया गया है? तो किया गया है धोर्डो गांव गुजरात का। सही जवाब भी हो जाएगा। धोर्डो गांव जो है गुजरात का, उसको चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? देखिए, जो 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस है, इसका आयोजन जो है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के द्वारा किया गया है। और कहाँ पे किया गया है? तो ये कोच्चि में किया गया है। इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा, कोच्चि में किया गया है ये। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पूसा 44 धान की कृषि पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो पूसा 44 जो है वो धान की कृषि पर प्रतिबंध लगाया गया है पंजाब में। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, पंजाब में प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। जैवमंडल रिजर्व के लिए आरक्षित क्रोड क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, जो जैवमंडल रिजर्व होता है ये 3 प्रकार के इसमें क्षेत्र होते हैं। एक तो क्रोड क्षेत्र होता है, दूसरा होता है बफर क्षेत्र, होता है, जो तीसरा होता है वो संक्रमण क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो क्रोड से संबंधित नहीं है। तो पहला है कि यह जैवमंडल क्षेत्र का सबसे आंतरिक भाग है। देखिए, बिल्कुल करेक्ट है, जो क्रोड होता है वो सबसे आंतरिक भाग होता है। सेकंड है, यहाँ पर शोध कार्य के लिए अनुमति प्रदान की गई है। देखिए, ये गलत है, क्योंकि जो क्रोड वाला एरिया है यहाँ पे किसी भी चीज़ की रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए यहाँ पे अनुमति प्रदान नहीं किया गया है। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड है, यहाँ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियां एवं अनुवांशिक कोष संरक्षित हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ है कि यह स्थानिक एवं जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण जीवों के अनुकूल आवास हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा सही नहीं है? तो बी वाला सही नहीं है, इसलिए सही जवाब जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन मानदंडों के आधार पर किसी प्रजाति को IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो कौन सी प्रजाति को जो है किन मानदंड के आधार पर IUCN के द्वारा जो है संकटग्रस्त बताया जाता है? तो देखिए, पहला है कि पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या में 70% की कमी हो। और सेकंड है, परिपक्व या वयस्क सदस्यों की संख्या जो है वो 250 या उससे कम हो। थर्ड है, जनसंख्या में 5 वर्ष के भीतर 20% की कमी हो। देखिए, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी होगा। ये ध्यान रखिएगा, IUCN के द्वारा किसी भी प्रजाति को संकटग्रस्त तब घोषित किया जाएगा जब वो पिछले 10 वर्षों में उसकी जो जनसंख्या है उसमें 70% की गिरावट हो गई हो, और जो उनके वयस्क सदस्य हैं उसमें 250 या उससे कम उनकी संख्या हो गई हो, और जनसंख्या में 5 वर्ष के भीतर जो है वो 20% की कमी दर्ज की गई हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। कंपाला घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, जो कंपाला घोषणा संबंधित है वो प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मैंग्रोव को वॉकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है? देखिए, मैंग्रोव क्या है? तो मैंग्रोव जो है ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है। ये जो मैंग्रोव वृक्ष होते हैं ना, इन वृक्षों में जो है ये लवड़ी जल हो गया, या ज्वारीय विविधता हो गया, या गाद युक्त ऑक्सीजन रहित मृदा हो गई, ऐसी सभी कठोर जो परिस्थितियां होती हैं उसको सहन करने की क्षमता जो है इन मैंग्रोव वनों में होती है। और ये जो मैंग्रोव वन होते हैं ये विश्व में मुख्यतः 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के मैंग्रोव पाए जाते हैं, जैसे इसमें लाल मैंग्रोव पाया जाता है, काले मैंग्रोव पाए जाते हैं, इसके अलावा जो है सफ़ेद मैंग्रोव होते हैं, और फिर जो है बटन वुड मैंग्रोव होते हैं। बटन वुड जो है मैंग्रोव होते हैं। तो कह रहा है कि कौन से मैंग्रोव को वॉकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है? तो वॉकिंग ट्री कहा जाता है लाल मैंग्रोव को। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। लाल मैंग्रोव को जो है वॉकिंग ट्री कहा जाता है क्योंकि उनकी जो लगातार बढ़ती जड़ें हैं, उनकी जड़ें हमेशा लगातार बढ़ रही हैं, उनके बढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो पानी पे चल रहे हैं। इसी वजह से लाल मैंग्रोव को जो है वॉकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और सही उत्तर का जवाब बताना है। यहाँ पे रामसर स्थल है और उनकी अवस्थिति है। तो देखिए, यशवंत सागर कहाँ पे है? तो देखिए, यशवंत सागर जो है ये रामसर स्थल मीठे पानी का ये जलाशय है। ध्यान रखिएगा, ये मीठे पानी का जलाशय है।
और ये कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है, तो हिमाचल प्रदेश में तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। सेकंड है हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व। देखिए जो हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व है ये कहाँ पे है, तो ये जम्मू एवं कश्मीर में है। ध्यान रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व। थर्ड है तंपारा झील। देखिए जो तंपारा झील है ये कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा राज्य में है, बिल्कुल करेक्ट है ये। और फोर्थ है चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य। देखिए जो चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य है ये भी तमिलनाडु में, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं केवल 2 और 3 सही हैं, सॉरी 3 और 4 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पादप नहीं है, कौन सा जो है वो कीटभक्षी पादप नहीं है, तो यहाँ पे देखिए रेफ्लेशिया जो है ये कीटभक्षी पादप नहीं है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। देखिए जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ना वो उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ भूमि में जो है नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ध्यान रखिएगा जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वहीं पे घुसते हैं, वहीं पे उगते हैं ये जहाँ पे नाइट्रोजन की जो है वो कमी होती है, और उसी कमी को पूरा करने के लिए जो है ये जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनको मार कर ये खाते हैं और अपना नाइट्रोजन पूरा करते हैं। और इसका एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं यूट्रिकुलेरिया हो गया, ड्रोसेरा हो गया, डायोनिया हो गया, निपेंथिस हो गया, तो ये सभी जो है वो कीटभक्षी पौधे हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना कौन सा कथन जो है सही है। देखिए यूट्रोफिकेशन क्या है, पहला है कि यह पोषक तत्वों की वृद्धि का परिणाम है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि जो यूट्रोफिकेशन होता है ये पर्यावरणीय संदर्भ में किसी जलाशय का जो पोषक तत्व है अगर उसमें अत्यधिक समृद्धि होने लगे तो इसका मतलब है कि वहां पे सुपोषण हो रहा है, तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। सेकंड है कि इसके जल में पादप प्लवकों का अभाव हो जाता है। देखिए बिल्कुल गलत है, अभाव नहीं होता है बल्कि उनका जो है विकास होता है। जो पादप प्लवक होते हैं वहां पे उनका विकास होता है, उनकी अधिकता हो जाती है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और थर्ड है इससे जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है। तो देखिए इससे जो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा जल में होती है उसमें कमी आती है, क्यों, क्योंकि पोषक तत्वों की अधिकता होने से जो पादप प्लवक होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, इसलिए ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं केवल सेकंड गलत है, 1 एंड 3 सही, इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व मरुस्थलीकरण दिवस और सूखा रोकथाम दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये देखिए मनाया जाता है 17 जून को। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, 17 जून को मनाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे 22 मई है, 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देख लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। सुपरसोनिक जेट से निःसृत होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। देखिए जो सुपरसोनिक जेट है उससे कौन सी गैस निकलती है जो ओजोन परत को क्षरण कर रही है, तो वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो सुपरसोनिक जेट से निकलती है जो ओजोन परत को हानि पहुंचा रही है। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में जो समताप मंडल के अंतर्गत ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो ओजोन गैस है उसकी एक परत पाई जाती है, और वो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणें होती है उससे हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। लेकिन मानव का जो विकास वाली गतिविधियां हो रही हैं उसकी वजह से जो है इस जो परत है ओजोन परत इसको नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। यह एक जल जैवोपचार विधि है जिसमें पादपों की जड़ों द्वारा, देखिए पादपों की जड़ों के द्वारा प्रदूषकों को अवशोषित कर जल को परिशुद्ध किया जाता है। यह विधि आर्द्रभूमियों एवं ज्वार नद मुखों को जो है प्रदूषण मुक्त बनाने में प्रयोग की जाती है। यह प्रदूषित जल से रेडियोधर्मी तत्वों को हटाने में प्रभावी है। ये कौन से जैवोपचार तकनीक की बात किया जा रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। यहाँ पे राइजोफिल्ट्रेशन की बात किया जा रहा है। राइजोफिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो प्रदूषण होते हैं उनको जो है जो पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों के द्वारा उसको अवशोषित करते हैं और वहाँ को जो है जो वहाँ का वातावरण होता है उसको शुद्ध करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा ऐसा पादप है जो ये काम करता है, तो ये है जैसे ब्राह्मी जो है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। देखिए यूनेस्को जो है ना ये दुनिया भर में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, पहचान और उनके रख रखाव को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है, और जो संपूर्ण विश्व में विभिन्न स्थलों के जो सांस्कृतिक हो गए, प्राकृतिक हो गए और मिश्रित श्रेणी उन्हीं के तहत जो है मान्यता देता है। 3 श्रेणियों के तहत उनको मान्यता प्रदान करता है। एक तो है सांस्कृतिक श्रेणी के तहत मान्यता प्रदान करता है, दूसरा करता है प्राकृतिक, और तीसरा जो है वो मिश्रित।
इन 3 श्रेणियों के तहत जो है वो यूनेस्को उनको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करता है। वर्तमान में भारत में कितने स्थल हैं? तो वर्तमान में भारत में 42 स्थल हैं। और देखते हैं कौन कौन से इसकी सूची में है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड वाला जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये है सूची में। इसको शामिल कब किया गया था? इसको 1985 में शामिल किया गया था। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये भी सूची में शामिल है। और थर्ड जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में। इन तीनों जो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे संस्थान दिए हुए हैं और उनकी अवस्थिति दिया हुआ है। तो देखिए केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो ये झांसी में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है जोधपुर में। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये देहरादून में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? तो भोपाल में है। तो इसका जो सही जवाब होगा 2, 1, 4, 3, तो सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन या संधि जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है? देखिए जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है नागोया प्रोटोकॉल। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। देखिए जो नागोया प्रोटोकॉल है ये मुख्य रूप से आनुवांशिक संसाधनों हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। और इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य जो है वो आनुवांशिक संसाधनों में होने वाले लाभ को निष्पक्ष और न्यायोचित तरीके से साझा करना है। नागोया प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य है वो विकास के साथ साथ लोगों का जैव विविधता संरक्षण में योगदान बढ़ाना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। अन्य को भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसके बारे में देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को सदस्य राष्ट्रों को प्रतिबद्ध करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बाध्यकारी समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल। और इसको जो है जापान में जो 1997 में सम्मेलन हुआ था वहाँ पे जो है इसको अपनाया गया था। और ये 2005 से जो है ये लागू है क्योटो प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये तो पता होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन क्षरण से संबंधित है, ओजोन परत से। ये ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसको कब अपनाया गया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसको 1987 में अपनाया गया था। और इसी वजह से जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही 16 सितंबर जो है ये ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कौन सा विकल्प सही था, तो बी नागोया प्रोटोकॉल जो है ये जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि जो ऊपर विशेषताएं दी हुई हैं वो किस प्रकार की झील को संदर्भित करती हैं। तो यहाँ पे कुछ झील की विशेषताएं दी हुई हैं जिसमें न्यूनतम पोषक तत्वों की उपस्थिति है, तलीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन की उपलब्धता है और जलीय पादपों का न्यूनतम उत्पादन है। देखिए तीनों विशेषताएं जो हैं ये ओलिगोट्रॉफिक झील से संबंधित है। इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। देखिए पोषण के आधार पे जो है ना, पोषण के आधार पे झीलों को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है ये ओलिगोट्रॉफिक झील, दूसरा होता है मेसोट्रॉफिक झील और थर्ड होता है यूट्रोफिक झील। इसमें जो ओलिगोट्रॉफिक झील होता है यहाँ पे न्यूनतम जलीय उत्पादन होता है और मैक्सिमम होता है ये यूट्रोफिक झील में। और जो ओलिगोट्रॉफिक झील है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि इनका जो जल होता है वो अत्यंत ही स्वच्छ होता है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। प्रकृति के संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा अर्थ आवर अभियान का आयोजन किया जाता है। देखिए जो अर्थ आवर जो आयोजन किया जाता है कि ये वैश्विक आयोजन होता है। इसका संचालन जो है विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा किया जा रहा है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा किया जा रहा है। और ये 2007 से इसको किया जा रहा है। 2024 में ध्यान रखिएगा 2024 में जो अर्थ आवर मनाया गया था वो कौन से दिन पड़ा था? तो ध्यान रखिएगा वो 23 मार्च को जो है वो अर्थ आवर मनाया गया था। इसमें होता क्या है कि 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए जो है घर की जो सारी लाइटें होती हैं उसको ऑफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से किसी स्थान को यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक धरोहर स्थल में घोषित किए जाने के लिए मानदंड है? तो प्राकृतिक धरोहर स्थल घोषित करने के लिए क्या मानदंड है? तो पहला है कि आवास क्षेत्र में दुर्लभ पादप प्रजातियों की उपस्थिति हो। बिल्कुल करेक्ट है, अगर दुर्लभ पादप प्रजातियां होंगी तभी उन्हें घोषित किया जाएगा। और सेकंड है पृथ्वी के विकास क्रम में भू आकृतिक परिवर्तन हो रहा हो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड है जैविक क्रियाओं के कारण वनस्पति उद्भव हुआ हो। तो तीनों ही कारणों की वजह से किसी भी स्थल को जो है वो प्राकृतिक धरोहर स्थल घोषित किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। लैंटाना कैमरा निम्नलिखित में से किस देश की स्थानिक वनस्पति है? तो लैंटाना कैमारा जो है, लैंटाना कैमारा वो किस देश की स्थानिक वनस्पति है?
तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। देखिए जो लैंटाना कैमारा है ये एक 12 मासी झाड़ी का पौधा है जो अमेरिका की उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थानिक प्रजाति है। इसका विस्तार जो है पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। देखिए लैंटाना जो है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में एक सजावटी झाड़ी के रूप में ये भारत आया था, लेकिन जल्द ही जो है ये एक आक्रामक प्रजाति के रूप में कई पारिस्थितिक तंत्रों में ये कब्जा कर लिया है। इस वजह से ये ध्यान रखिएगा, लैंटाना कैमारा ये कहाँ की है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन। ब्लैक कार्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन जो है वो सही है। तो ब्लैक कार्बन यह ईंधन जो है वो अधूरे दहन से उत्पन्न होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई भी ईंधन पूर्ण तरीके से दहन नहीं हुआ है उसी से उत्पन्न होने वाला कार्बन जो है ब्लैक कार्बन है। यह एल्बिडो की मात्रा में कमी करके पृथ्वी को गर्म करता है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है। एल्बिडो क्या होता है, जो सूर्य से किरणें आ रही हैं और वो वापस कितनी जा रही हैं। तो जो ब्लैक कार्बन है ये सूर्य से आने वाली एनर्जी को जो है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है और जो किरणें वापस वो छोड़ी जा रही हैं, इसकी वजह से जो हमारा पृथ्वी है वो गर्म हो रही है। थर्ड है, यह सूर्य के प्रकाश का प्रबल अवशोषक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो ब्लैक कार्बन से संबंधित है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार जो है ये सार्वजनिक रूप से जो है वो सीमा पार पर्यावरणीय अपराध से निपटने वाले जो सरकारी अधिकारी और या संस्थान है या उनकी टीम है उनको जो है दिया जाता है, और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो है इसको दिया जाता है। ये जो पुरस्कार ये उन व्यक्तियों या सरकारी संगठनों को दिया जाता है जो सीमा पार जो है पर्यावरणीय अपराध से निपटने के लिए राष्ट्रीय कानूनों को लागू करवाने में उत्कृष्टता और उत्कृष्ट नेतृत्व का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमण प्रक्रिया के सही क्रम को संदर्भित करता है। देखिए यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रोसेस। देखिए यहाँ पे सबसे पहले न्यूडेशन होता है, न्यूडेशन के बाद से जो है फिर माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन के बाद से उनका रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद के जो है वो स्टेबलाइजेशन होता है, स्थिरीकरण होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से बायोडीजल के स्रोत हैं। तो कौन जो है वो बायोडीजल के स्रोत हैं। तो बायोडीजल का स्रोत देखिए जेट्रोफा भी है, सोयाबीन भी है, सूरजमुखी भी है और ग्रेपसीड भी है, सभी जो है वो बायोडीजल के स्रोत है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। देखिए बायोडीजल जो होता है पारंपरिक जो डीजल है उसी के समान एक वैकल्पिक स्वच्छ जलने वाला जो नवीकरणीय ईंधन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अल्फा बीटा और गामा विविधता को जो है परिभाषित किया है। तो अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता को किसने परिभाषित किया है। तो RH विटेटकर ने परिभाषित किया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन। रेड सैंडर्स के संदर्भ लिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे बताना है कि कौन से कथन जो है वो सही है। तो चलिए देख लेते हैं रेड सैंडर्स से संबंधित कथन को। तो पहला है कि ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाए जाने वाली स्थानिक प्रजाति। देखिए ये गलत है क्योंकि पश्चिमी घाट में नहीं बल्कि ये पूर्वी घाट में ये पाई जाने वाली जो है स्थानिक प्रजाति है और ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड है कि इन्हें IUCN द्वारा लुप्त प्राय वर्ग के अंतर्गत सूचित किया गया है। तो देखिए जो ये रेड सैंडर्स है इनको जो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें लुप्त प्राय श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हम देख लेते हैं, वो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। केवल 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो प्राप्त है समुद्र तट को उनका नाम दिया और उनकी अवस्थिति दिया हुआ है। तो देखिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक इको लेबल है जिसमें जो है 33 मानदंड होते हैं, उन्हीं के आधार पर जो है ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है और इसमें जो है प्रमुख 4 जो शीर्षक हैं उन्हीं के अंतर्गत दिया जाता है, जैसे पर्यावरण शिक्षा और सूचना, स्नान के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, समुद्र तटों पर संरक्षण और सुरक्षा सेवाएं। इन 4 मानदंडों के जो 4 शीर्षक है इन्हीं के अंतर्गत जो है 33 मानदंड है, उन्हीं के आधार पर ये एक इको लेबल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो राधानगर तट है ये कहाँ पे है। देखिए जो राधानगर तट है ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, इसको 2 से मैच करेंगे। गोल्डन तट कहाँ पे है। तो देखिए जो गोल्डन तट है ये ओडिशा में है और बांगरम तट कहाँ पे है। देखिए जो बांगरम तट है ये लक्षद्वीप में है और ईदर्न तट कहाँ पे, ये पुदुचेरी में। तो इसका जो सही जवाब होगा 2, 1, 4, 3। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन।
कार्टाजेना संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए जो कार्टाजेना संधि है किससे संबंधित है? तो ये संधि संबंधित है जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए जो जैव सुरक्षा ये जो कार्टाजेना संधि है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसे 2000 में जो है जैव विविधता पर कन्वेंशन के पूरक समझौते के रूप में अपनाया गया था और 2003 में ये जो है वो लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला है बायोम में पादप तथा जीव परस्पर अवलंबित होते हैं। सेकंड है दो बायोम के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है वो करेक्ट है। देखिए जो संक्रमिका क्षेत्र होता है बहुत छोटा क्षेत्र से लेकर एक बहुत विशाल क्षेत्र भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। निर्दिष्ट समुदाय में जैव विविधता के मापन हेतु निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो जैव विविधता के मापन के लिए कौन सा सूचकांक का प्रयोग होता है? तो सिम्पसन सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है? तो यूएनईपी द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो देखिए इसके द्वारा जारी किया जाता है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, उत्पादन अंतराल रिपोर्ट। 2, 3, 4 इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी इसका सही जवाब। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, पर्यावरण पर अग्रणी वैश्विक एक ये प्राधिकरण है, इसका गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा यूएनईपी का जो गठन हुआ था ये 1972 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी केन्या में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। और देखिए जो वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट है इसको कौन जारी करता है? तो जो वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट है ये विश्व मौसम विज्ञान, ये जो विश्व मौसम विज्ञान है इसके द्वारा इसको जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता न्यूनतम होती है? तो कौन से बायोम में जो है वो प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है? ये टुंड्रा बायोम में होती है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। टुंड्रा बायोम में देखो होता क्या है ना, यहाँ पे टेम्परेचर जो है आमतौर पर -40 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और इस बायोम में जो वर्षा होती है वो 150 से लेकर के 250 मिलीमीटर होती है, जिससे टुंड्रा जो है वो रेगिस्तान के समान ही हो जाता है और प्रतिकूल जो परिस्थितियां होती हैं इसी के कारण जो है न्यूनतम वनस्पतियां यहाँ पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक वायु प्रदूषक हैं? तो द्वितीयक वायु प्रदूषक क्या है? देखिए प्रदूषक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रदूषण क्या होता है? तो उत्पन्न करने वाले जो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको प्रदूषक कहा जाता है और ये अपने स्वरूप के आधार पर जो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक प्रदूषक होता है, एक द्वितीयक प्रदूषक होता है। प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है कि वे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं उनको प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है और द्वितीय प्रदूषक जो होते हैं वो प्राथमिक प्रदूषक से साथ मिल करके उनके अंतर क्रिया से उत्पन्न होते हैं। देखिए यहाँ पे जो ओजोन हो गया, फ्लाई एश हो गया और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट्स हो गया, ये तीनों जो हैं ये द्वितीयक वायु प्रदूषक हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 1, 2, 4, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, डीडीटी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सभी जो है प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है? देखिए नीला पर्वत उद्यान के नाम से किसे को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। देखिए जो फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये मिजोरम, ये जो है वो मिजोरम राज्य में है और मिजोरम राज्य की जो सबसे उच्चतम चोटी पर जो है ये स्थित है और इसी को जो है वो ब्लू माउंटेन के रूप में या नीला पर्वत के रूप में जाना जाता है। देखिए जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। सिरुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये मणिपुर राज्य में है, ये मणिपुर राज्य में है। और जो बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? ये ध्यान रखिएगा, ये मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन से कथन जो है वो सही है। तो पहला है कि यह वन्य जीवों एवं पादप प्रजातियों के संरक्षण हेतु विधिक ढांचा प्रदान करता है। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो वन्य जीव एवं पादप प्रजातियों के संरक्षण के लिए विधिक ढांचा प्रदान करता है, बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड है कि इसमें वर्मिन प्रजातियों की अनुसूची है वो 5 में शामिल किया गया है। जो वर्मिन प्रजाति है उनको अनुसूची 5 में शामिल किया गया है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। देखिए ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, ये
स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने इसको जो है प्रभावी बनाया था। और इससे जो है देश के जो वन्य जीव हैं उनकी रक्षा हेतु उनकी तस्करी हो गया, अवैध शिकार हो गया, इन सभी और जो वनोत्पाद होते हैं इनके अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। और इसमें जो है टोटल 6 श्रेणियां हैं। तो उसमें जो 5वीं श्रेणी है वो वर्मीय प्रजातियों को संदर्भित करती है। वर्मीय प्रजाति क्या होगा, जैसे चूहे हो गए, कौवे हो गए, फ्रूट बैट हो गया, ये सभी जो है वर्मीय प्रजाति में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2019 में प्रारंभ किया गया था। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा कि ये जो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये 2019 में प्रारंभ किया गया था। और इसको प्रारंभ किया था पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। और इसमें देश भर में जो है वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध और राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में इसको प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है वो सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण परियोजना दिया हुआ है और उनके प्रारंभ वर्ष दिए हुए हैं। देखिए, बाघ परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में, बिल्कुल करेक्ट है ये। ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल जो है वो 1973 को बाघ परियोजना प्रारंभ किया गया था। हाथी परियोजना कब किया गया था? तो ये 1992 में किया गया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। और गैंडा परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? तो गैंडा परियोजना 1987 में प्रारंभ किया गया था। और हंगुल परियोजना कब किया गया था? देखिए, हंगुल परियोजना 1972 में नहीं, 1970 में प्रारंभ किया गया था। तो यही वाला सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में आर्द्र भूमियों का क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है? देखिए, जो सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र है वो कहाँ पे है? तो वो गुजरात में। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, गुजरात में जो है आर्द्र भूमि सर्वाधिक है। देखिए, आर्द्र भूमि क्या होता है ना कि एक जलमग्न भूमि होती है जो अस्थायी रूप से या मौसमी रूप से कह सकते हैं तो वो जलप्लावित रहती है। और ये पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है, ये ध्यान रखिएगा। आर्द्र भूमि जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर पादपोर जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। और स्थलीय पारिस्थितिकी जो तंत्र है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उनके बीच का एक संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है, अर्थात एक इकोटोन वाला एरिया होता है। और भारत देश में जो कुल भूमि जो है वो टोटल 4.63% जो भूमि है वो जो है आर्द्र भूमि एरिया है। और इसमें जो सबसे अधिक है वो गुजरात में है। गुजरात में टोटल उसकी भूमि का 17.56% जो है वो वेटलैंड है। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के संदर्भ लिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन से कथन जो है वो सही है। तो देखिए, इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया है। और सेकंड है कि इसे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के एक निश्चित सीमा तक बढ़ाने के बाद जो है वो बढ़ने के बाद ही लागू किया जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। देखिए, होता क्या है कि जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, ग्रैप, GRAP, ये जो है पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा 2017 में इसको जो है वो प्रारंभ किया गया था। और जो MC मेहता बनाम भारत संघ मामला था 2016 का, इसमें भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने दिल्ली और उसके आसपास NCR का जो क्षेत्र है वहाँ पे एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है ये लागू करने के लिए मंजूरी दिया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जैव विविधता वित्तीय पहल नामक वैश्विक परियोजना हेतु निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ समझौता किया गया है? तो समझौता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ किया गया। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो यह स्थापना किया है भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। और ये कब किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये 2001 में किया गया है। 2001 में इसकी स्थापना किया गया है। देखिए, ये जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है ना, इसका जो उद्देश्य है ये सभी के लिए एक टिकाऊ निर्मित वातावरण को सक्षम करना और भारत को जो है 2025 तक टिकाऊ निर्मित पर्यावरण में वैश्विक नेता बनाना, इसका जो है उद्देश्य है ये। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? देखिए, जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है इसकी स्थापना जो किया गया था वो 1883 में किया गया था। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। ये जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य करने वाला जो है भारत का सबसे बड़ा ये गैर सरकारी संगठन है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। बायोम के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन से कथन जो है वो सही है। तो देखिए,
यह एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र होता है। देखिए गलत हो गया, बायोम जो है वो एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता बल्कि एक बहुत विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र होता है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड है, इसमें पौधे एवं जंतुओं की व्यापक विविधता होती है। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें पौधे और जो जंतु होते हैं वो व्यापक रूप से उनकी विविधता होती है। और थर्ड है, जलवायु संबंधित कारक इसे व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बायोम जो होता है एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। इसका आकार जो है वो आमतौर पर बहुत बड़ा होता है। इसके अंतर्गत जो है उन समस्त पादपों प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है जिनके सामान्य लक्षण उस संपूर्ण क्षेत्र में जो है लगभग एक समान होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला गलत है, केवल 2 और 3 सही है। तो इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन, हांगझू में संपन्न एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत को 5वां स्थान मिला। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। देखिए ये जो पैरा एशियाई खेल है ये चाइना के हांगझू में आयोजित किया गया है। इसमें जो फर्स्ट रैंक मिली है, फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे जो है वो चीन है। सेकंड पे कौन है? ध्यान रखिएगा, सेकंड पे जो है वो ईरान है। थर्ड पे कौन है? थर्ड पे जो है वो जापान है। फोर्थ पे कौन है? तो देखिए फोर्थ पे जो है वो दक्षिण कोरिया है। और फिफ्थ पे जो है वो भारत है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए वेब पोर्टल उद्गम का उद्देश्य है? देखिए उद्गम जो वेब पोर्टल इसको किसने प्रारंभ किया है? तो इसको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य जो है ये बिना दावे वाली जो राशि है उसके बारे में जानकारी देना। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। जिसको हम लोग लावारिस राशि कहते हैं, ये उन राशि को कहा जाता है जो राशि किसी के बैंक खाते में है और उसका प्रयोग ग्राहक जो है वो 10 साल से नहीं किया है, तो उसको जो है लावारिस राशि घोषित किया जाता है। और उसी के लिए जो है उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है आरबीआई ने। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में राज्य के पहले नौसेना संग्रहालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो पहला जो है नौसेना संग्रहालय कहाँ पे आयोजित किया स्थापना किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जो है लखनऊ में। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। लखनऊ में जो है पहला नौसेना संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग जो है वो सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ पुस्तक दी हुई है और उनके लेखक दिए हुए हैं। पुस्तक है यादें यादें और यादें। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है पुष्पा भारती हैं। और ये जो है 2023 में इसको व्यास सम्मान देने की घोषणा किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 2023 में जो है इसको व्यास सम्मान देने की बात किया गया है। और रोमन स्टोरीज क्या है? इसके लेखक जो है वो झुम्पा लाहिड़ी हैं। बिल्कुल सही है ये। और थर्ड है वेस्टर्न लैंड। वेस्टर्न लैंड की जो पुस्तक के लेखक जो है वो चेतना मारू हैं, भी बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। देखिए इसके जो लेखक हैं वो शशिकांत दास जी नहीं है, बल्कि इसके जो लेखक हैं जो हमारे पूर्व गवर्नर रह चुके हैं रघुराम जी राजन। ये रघुराम राजन की जो है ये पुस्तक है। तो पूछा कौन सुमेलित नहीं, तो डी वाला सुमेलित नहीं, तो सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हांगकांग ओपन 2023 बैडमिंटन के लिए पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जोनाथन क्रिस्टी ने जीता। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा R21 मैट्रिक्स M नामक वैक्सीन को मंजूरी दी गई। निम्नलिखित में से किस बीमारी की रोकथाम में सहायक है? तो ये जो R21 वैक्सीन है ये किस बीमारी में सहायक है? तो ये सहायक है मलेरिया के लिए। इसलिए सही जवाब इसका जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, लोगों को घर तक न्याय पहुंचाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा पंचायतों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो कौन से जो है राज्य सरकार ने ग्राम न्यायालयों के निर्णय लिया है? पंचायतों में जो है ग्राम न्यायालय बनाने की बात किसने किया है? तो ये बात किया है कर्नाटक राज्य ने। इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। देखिए ग्राम न्यायालय जो है ये ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2008 का जो एक्ट 2008 का है उसके जो आर्टिकल 3 है इसके तहत ग्राम न्यायालय बनाने की बात किया जाता है। और ये राज्य सरकार ही जो है जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए एक या अधिक जो है ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में ग्लास स्काई वॉक के निर्माण का निर्णय लिया गया है? देखिए जो ग्लास स्काई वॉक ये कहाँ पे बनाने की बात किया गया है? तो ये चित्रकूट में। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 दिया गया है रुई किसियांग झांग को। सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सुप्रिया चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम भारत संघवाद निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? तो ये समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से संबंधित है। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के द्वारा जो है ये मामला आया है और इसमें जो है
समलैंगिक जोड़े के विवाह के अधिकार को जो है कानूनी मान्यता देने के लिए अस्वीकार कर दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया है। सेकेंड है इसका उद्देश्य 2025-26 तक PM10 के संकेंद्रण के स्तर में 40% की कमी करना है। देखिए जो ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है इसको जनवरी 2019 में प्रारंभ किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, पीछे भी शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, हमने इसको डिस्कस किया है। तो इसको जो है 2019 में प्रारंभ किया गया था और इसको प्रारंभ किया गया है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ना कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। तो इस वजह से पहला गलत हो गया। और इसमें जो है ये देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में इसको शुरू किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है 2025-26 तक PM10 का जो संकेंद्रण है उसमें 40% की कमी करना है। यहाँ पे केवल 2 सही, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं COP29 सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो जो COP29 है ये कहाँ पे आयोजित होगा, तो ये अजरबैजान में होगा। सही जवाब इसका जो है वो ए हो जाएगा। ये कब होगा, तो 2024 में होगा। 2023 वाला कहाँ पे हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 2023 वाला जो हुआ था वो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। 2023 वाला जो है वो UAE में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो कौन सा नंबर का था, ये भी देख लेते हैं। तो वो COP28 था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन, अंतर फसली कृषि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें एक स्थान पर 2 फसलों को एक साथ उगाया जाता है। इसमें कृषि क्षेत्र खरपतवार मुक्त हो जाता है। इसमें फसलों पर कीट पतंगों का प्रभाव कम हो जाता है। तो ये तीनों ही जो है वो इंटरक्रॉपिंग या अंतर फसली कृषि से संबंधित हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी, इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन, समाचार पत्रों में रहने वाला ग्रीन वॉशिंग पद निम्नलिखित में से किसे संबंधित करता है। देखिए जो ग्रीन वॉशिंग शब्द है ये किसको संदर्भित करता है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पाद व सेवाओं के पर्यावरणीय अनुकूलन होने का झूठा दावा करना ही जो है वो ग्रीन वॉशिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण कैंपा के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना। देखिए कैंपा के संदर्भ में बताना है हमें कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसकी स्थापना 2004 में किया गया था, बिल्कुल करेक्ट। इसकी स्थापना जो है 2004 में हुआ था और इसका जो उद्देश्य है वो गैर वन उपयोग वाली जो वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए वनीकरण और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। तो नेक्स्ट है कि इसके राज्य प्राधिकरण की अध्यक्षता मुख्य वन्यजीव वार्डन के द्वारा की जाती है। देखिए इसके जो राज्य प्राधिकरण की अध्यक्षता है वो मुख्य वन्यजीव वार्डन नहीं करते हैं बल्कि वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, इसलिए थर्ड वाला गलत होगा, केवल 1 और 2 सही। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 दिसंबर को मनाए गए विश्व मृदा दिवस की थीम थी। पहली चीज तो याद रखिएगा कि जो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है और थीम क्या थी, तो थीम था मृदा और जल जीवन का एक स्रोत। तो ए इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन, ओलिव रिडले कछुओं के संदर्भ में विचार करना, बताना कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए ये शाकाहारी होते हैं, पहला है। देखिए बिल्कुल गलत, ये शाकाहारी नहीं होते हैं। देखिए जो ऑलिव रिडले कछुए होते हैं ना, ये दुनिया भर में पाए जाने वाले सभी कछुओं में सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कछुए होते हैं। और ये जो होते हैं ये मांसाहारी कछुए होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जेलीफिश हो गया, झींगा हो गया, घोंगे हो गए, केकड़े, मोलस्का, इन सभी प्रकार की जो मछलियां जो अंडे वगैरह देती हैं, जो भी ये सब खा लेते हैं ओलिव रिडले कछुए, तो इसलिए ये शाकाहारी नहीं होते हैं। सेकंड है IUCN रेड लिस्ट में इन्हें सुभेद श्रेणी के अंतर्गत वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट है, ये वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं। और थर्ड है नर कछुओं का आकार मृदा कछुओं से बड़ा होता है। देखिए ये गलत है क्योंकि जो नर और मादा होते हैं उनका आकार एक ही होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं केवल कथन 2 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे संस्थान दिया और उनकी अवस्थिति दिया हुआ है। तो भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये पीछे भी आया था, तो ये कहाँ पे है, भोपाल में है। थर्ड है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे है, तो ये नागपुर में है, बिल्कुल करेक्ट है ये। और फोर्थ है भारतीय वन्यजीव संस्थान। देखिए जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है ये कहाँ पे है, तो ये है देहरादून उत्तराखंड में, ना कि कोलकाता में। तो ये गलत हो गया, ये देहरादून के उत्तराखंड
देहरादून में है, तो इसलिए सही वाला कौन सुमेलित नहीं है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन वाहनों के नए उत्सर्जक प्रतिमानों के निर्धारण हेतु किया गया था? तो कौन सी जो समिति उसका गठन वाहनों के लिए जो नए उत्सर्जक प्रतिमान थे उनके निर्धारण बनाने में किया गया था? तो किया गया था भूरेलाल समिति का, इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। भूरेलाल जो कमेटी अपना रिपोर्ट कब दी थी, इस समिति ने जो है अपना 2004 में रिपोर्ट दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू कार्बन को उचित रूप से निर्दिष्ट करता है? ब्लू कार्बन को कौन उचित रूप से निर्दिष्ट करता है? तो सागरों एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्रों के द्वारा जो संग्रहित कार्बन है उसको ब्लू कार्बन कहा जाता है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अवस्थित जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल है? तो भारत में जो हॉट स्पॉट स्थल है दिए गए ऑप्शन में वो है पूर्वी हिमालय, इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। देखिए ये जो हॉट स्पॉट शब्द है ना, ये हॉट स्पॉट शब्द दिया था सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन मायर्स ने, नॉर्मन मायर्स के द्वारा जो है ये शब्द दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा जो जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। तो देखिए क्लोस्ट्रीडियम, क्लेब्सिएला, क्लोरोबियम और रोडोस्पाइरिलम, तो ये चारों ही जो है वो नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण में ये सहायक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन, हिमालय सीमा के निकट भूमि धसाव की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? तो हिमालय के पास जो भूमि धसाव हुआ है इसकी जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? तो ये बनाया गया है महेश चंद्र समिति, इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन, नील कुरुंजी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यह 16 वनों की विशेषता है, और सेकंड है कि यह 22 वर्षों में एक बार पुष्पित होता है, और थर्ड है कि पालियान आदिवासी समूह इसके आधार पर अपनी आयु की गणना करते हैं। देखिए जो नीलकुरिंजी पौधा है ये 16 वनों में पाया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये भारत का जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे जो 16 वन पाए जाते हैं वहाँ पे पाया जाता है। और देखिए 22 वर्षों में नहीं बल्कि ये 12 वर्षों में फूल खिलता है, तो इस वजह से सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। और थर्ड है कि जो पालियान आदिवासी हैं वो अपने आयु की गणना जो है इसी आधार पर करते हैं, तो यहाँ पे केवल 1 और 3 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में उत्पन्न हुई थी? देखिए जो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा अपनाई गई थी वो क्योटो सम्मेलन में अपनाई गई थी, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था। और देखिए कानकुन सम्मेलन भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात किया गया था, यहाँ पे इसका जो है प्रस्ताव रखा गया था पहली बार कानकुन सम्मेलन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन, समुद्री टार्डिग्रेड के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए टार्डिग्रेड अक्सर ये जल भालू इसको कहा जाता है, तो समुद्री जल भालू के लिए पूछ रहा है। तो पहला कि 6 पैरों वाला सूक्ष्म जीव है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये 6 पैरों वाला नहीं बल्कि ये 8 पैरों वाला जीव है, ध्यान रखिएगा। ये 8 पैर इसमें पाए जाते हैं, ना कि 6 जीव पाए जाते हैं, 6 पैर होते हैं, इसलिए गलत हो गया। सेकंड है कि यह अपने लचीलेपन और जीवित रहने की क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। और थर्ड है कि इन्हें जल भालू के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हम देखते हैं 2 और 3 सही, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य है और राज्य है, उनकी अवस्थिति बेसिकली बताना है। तो देखिए ऊषा कोठी अभ्यारण्य कहाँ पे? ये उड़ीसा में है, बिल्कुल करेक्ट है ये। कुगती अभ्यारण्य कहाँ पे? देखिए कुगती अभ्यारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल करेक्ट है ये। बोडला अभ्यारण्य कहाँ पे है? देखिए बोडला अभ्यारण्य जो है ये मणिपुर में नहीं है, ध्यान रखिएगा। बोडला जो है ये मणिपुर में नहीं है, गलत है। बोडला अभ्यारण्य गोवा में है, तो ये गोवा में है। और नेक्स्ट है मानस अभ्यारण्य। देखिए मानस अभ्यारण्य कहाँ पे? ये असम राज्य में, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे पूछ रहा कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सी वाला सही सुमेलित नहीं है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, सिरपूछ बंदर निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य की विशेषता है? देखिए जो सिरपूछ बंदर है ये जिसको लॉयन टेल्ड मकाक भी कहा जाता है, ये दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट का मूल निवासी है। वहाँ का एक बंदर है ये, जिसकी पूंछ जो है बहुत लंबी होती है। और ये अन्नामलाई जो है अभ्यारण्य यहाँ पे है, जिसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। ये अन्नामलाई अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा अटलांटिक सैल्मन निम्नलिखित में से क्या है? अटलांटिक सैल्मन क्या है? देखिए अटलांटिक सैल्मन जो है ये एक मछली की प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, मछली की प्रजाति है।
और ये मीठे पानी और खारे पानी दोनों आवासों में ये मछली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन, यूरिया गोल्ड निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन जो है इससे संबंधित सही है। देखिए यूरिया गोल्ड को विकसित किसने किया है, तो जो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है RCF, इसके द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। और इसमें जो है ये एक सल्फर लेपित ये यूरिया की किस्म, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसके निर्माण में जो है सल्फर के जो है यूरिया को जो है सल्फर के साथ मिलाया जाता है और उसमें 37% नाइट्रोजन और 17% सल्फर के साथ एक मिश्रित उर्वरक बना करके तैयार किया जाता है। और सेकंड है कि यह नाइट्रोजन के क्रमिक विमोचन की सुविधा प्रदान करता है। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन, यह राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत की ऊंची पर्वतमालाओं में स्थित है। यह लुप्त प्राय पहाड़ी बकरी नीलगिरी तहर के प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध तथा उनके संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बड़े पैमाने पर जो है नीलकुरिंजी फूलों को खिलते हुए भी देखा जा सकता है। यह विशेषता किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? देखिए ये जो विशेषता है ये एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। ये कहाँ पे है, तो ये केरल राज्य में है, ध्यान रखिएगा केरल राज्य में जो है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। सेकंड है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा ये कर्नाटक राज्य में है। और थर्ड है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये तमिलनाडु राज्य में है। और मुगर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी तमिलनाडु राज्य में जो है ये अवस्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा होप स्पॉट निम्नलिखित में से क्या है? होप स्पॉट किससे संबंधित है? देखिए होप स्पॉट जो है ये समुद्री संवेदनशील क्षेत्र है, इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। ये समुद्री संवेदनशील क्षेत्र है और ये समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील जो क्षेत्र है उसको होप स्पॉट नाम जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन, विषुवतीय वन वायोम के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। इसकी नेट प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। देखिए जो विषुवतीय वन वायोम है इसकी जो नेट प्राथमिक उत्पादकता होती है वो सर्वाधिक होती है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो विषुवतीय वन वायोम होते हैं ना ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य जो है ये पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है उच्च वर्षा होती है, वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, तापमान भी अधिक होता है, 20 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे तापमान होता है। इस वजह से यहाँ की जो उत्पादकता होती है वो सर्वाधिक होती है। और इसके प्राणी शीतकाल में प्रवास करते हैं, बिल्कुल गलत है, और ये संपूर्ण विश्व में लगभग 1/4 क्षेत्र पर विस्तृत है। देखिए गलत है, ये समस्त विश्व का जो है केवल 13% भाग पे विस्तृत है, इसलिए ये भी गलत हो गया, केवल एक सही, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? देखिए जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है ये प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष के द्वारा जारी किया जाता है, इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन जो है वो सही है। तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन, तो पहला है कि इसमें एकल प्रयोग प्लास्टिक को परिभाषित किया गया है। सेकंड है कि इनमें प्लास्टिक की थैलियों की मोटाई 25 माइक्रोन निर्धारित की गई है। तो देखिए, और थर्ड है कि इनके नियमों के उल्लंघन करने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो यहाँ पे देखिए केवल कथन एक सही है कि इसमें जो एकल प्रयोग प्लास्टिक है इसको परिभाषित किया गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। इसमें देखिए जो प्लास्टिक की थैलियां है ना उनकी मोटाई 25 माइक्रोन नहीं है, बल्कि उनकी जो मोटाई है वो 120 माइक्रोन निर्धारित की गई है। और इनमें जो नियमों का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष का कैद है और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। ध्यान रखिएगा 5 वर्ष का सजा का प्रावधान है, ना कि 10 वर्ष का। इस वजह से सेकंड और थर्ड जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द निम्नलिखित में से किसने प्रयोग किया था? जो जैव विविधता शब्द इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था WG रोजेन ने। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। WG रोजेन ने जो है, वॉल्टर जी रोजेन का पूरा नाम है, इन्होंने जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1986 में। और देखिए एडवर्ड ओ विल्सन जो है इनको जैव विविधता का जनक कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये जैव विविधता के जनक हैं ये एडवर्ड ओ विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर क्वेश्चन, हाई सी पर संयुक्त राष्ट्र संधि के संदर्भ लिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन से कथन जो है वो सही है। देखिए हाई सी जो है ये संयुक्त राष्ट्र संधि राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर जो है दुनिया के जो महासागर है उनकी रक्षा करने के लिए एक पहली संधि है ये, और ये एक बाध्यकारी संधि है। ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल करेक्ट है, ये एक बाध्यकारी संधि है और इसको जो है वो पेरिस समझौते के तहत जिसको अपनाया गया था, इसलिए इसको महासागर के लिए पेरिस समझौता भी कहा जाता है और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इसका जो उद्देश्य है वो अंतरराष्ट्रीय जल में समुद्री जीवन की रक्षा करना है।
तो हाई सी पर जो है किसी देश का अधिकार नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे मैंग्रोव स्थल दिए हुए, राज्य दिया हुआ है। तो कोरिंगा किस राज्य में है? तो कोरिंगा जो है वो आंध्र प्रदेश में है। पिचवरम कहाँ पे है? तो पिचवरम जो है वो तमिलनाडु में है। करवार कहाँ पे है? तो करवार जो है वो कर्नाटक में है। और मालवन कहाँ पे है? तो मालवन जो है वो महाराष्ट्र में है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 129 नंबर क्वेश्चन। हर्मिट केकड़ा एवं सी एनीमोन के मध्य संबंध निम्नलिखित में से किस अंतर क्रिया को प्रदर्शित करता है? तो ये जो है वो सहभोजिता को प्रदर्शित करता है। इसका जो सही जवाब होगा वो ये हो जाएगा। तो सहभोजिता जो है वो उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें दो प्राणियों के मध्य आपसी सामंजस्य एवं समझ को एक साथ रहना और भोजन करना इसमें शामिल होता है। इसमें जो है जो सहभोजी प्राणी होते हैं ना, ये एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं, अपितु एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का ये प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। सही जवाब ये हो जाएगा। ये कहाँ पे है? ये ध्यान रखिएगा, ये जो है आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन तत्वों की कमी से पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की दर में कमी आती है? देखिए जो कमी आती है बोरान और पोटेशियम की वजह से आती है। इसका सही जवाब जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? यहाँ पे वन्यजीव दिया है और IUCN की श्रेणी दिया है कि IUCN की जो श्रेणी है उसमें कौन सा दर्जा इनको प्राप्त है। तो इसमें है हिमालयन ताहर। देखिए हिमालयन ताहर को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो हिमालयन ताहर को दिया गया है वो संकटापन्न की श्रेणी में रखा गया है, इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। बिल्कुल करेक्ट है ये। डुगोंग, डुगोंग को किस में रखा गया है? देखिए डुगोंग जो है वो वल्नरेबल की श्रेणी में है, भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है पैंगोलिन, पैंगोलिन को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो इसको भी जो है वो इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है, बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट है सुनहरा लंगूर, जो है इसको अति संकटग्रस्त की श्रेणी में नहीं रखा गया है, बल्कि इसको जो है संकटापन्न या इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। तो इनको भी जो है इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। यही वाला सुमेलित नहीं, तो सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन से कथन जो है वो सही हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है ये केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार के द्वारा ऐसा क्षेत्र जो पारिस्थितिकी विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसे किसी क्षेत्र को अधिसूचित के माध्यम से अधिसूचना जारी करके जो है वो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार करती है, तो इस वजह से पहला गलत हो गया। सेकंड है कि इनमें अधिवास एवं मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो है मानव अधिवास हो गया है, मानव की जो भी गतिविधियां हो गई वो प्रतिबंधित होती हैं। तो यहाँ पे केवल 2 सही, इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण है? तो जैव विविधता के ह्रास का जो प्रमुख कारण है वो है प्राकृतिक आवास का विनाश। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा का प्रभाव है? तो अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या है? देखिए अम्ल वर्षा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले हों और जिससे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनते हों, वही जो है अम्ल वर्षा कराती है। और अम्ल वर्षा में होता क्या है कि मृदा की उर्वरक जो क्षमता है उसमें वृद्धि नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, बल्कि उसमें जो है उस प्रभावित होता है या कमी होती है। तो पहला वाला गलत हो गया। सेकंड है जलीय पारतंत्र में जो है रोगाणुओं को अनुत्पादक बनाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अम्ल वर्षा से जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो कम हो जाती है। और फोर्थ है कार्बनिक पदार्थों में अपघटन में देरी होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हम देखते हैं 2, 3, 4 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन। इटाई रोग निम्नलिखित में से किस प्रदूषण का परिणाम है? देखिए इटाई रोग कैडमियम की कमी से होता है, सही जवाब जो है इसका सी हो जाएगा। पारा से क्या होता है? तो मिनीमाता रोग होता है। नाइट्रेट की कमी से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और सीसा के कारण क्या होता है? तो थकान होती है, पेट दर्द हो गया, दस्त हो गया, भूख ना लगना, एनीमिया, मांसपेशियों के पक्षाघात, ये सभी जो है वो सीसा से रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक स्मॉग का घटक नहीं है? तो कौन सा प्रकाश जो है रासायनिक स्मॉग का घटक नहीं है? फोटोकेमिकल स्मॉग। तो देखिए यहाँ पे जो है हाइड्रोजन सल्फाइड इसका घटक नहीं, इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। इसके अलावा जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट हो गया, ये सभी जो है वो जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसके घटक हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 139 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों में फुफ्फुस
धूमिलीयता रोग होने की संभावना सर्वाधिक होती है? देखिए जो फुफ्फुस धूमिलीयता रोग है, न्यूमोकोनियोसिस जिसको कहा जाता है, न्यूमोकोनियोसिस डिजीज जो है, ये एक फेफड़े की बीमारी है जो कुछ प्रकार के धूल कणों में सांस लेने के कारण होती है और ये फेफड़ों को जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। और ये कहाँ पे होती है? तो कोयला खनन में होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर हम ध्रुवों से जो है वो भूमध्य रेखा, जैसे ध्रुव है, ध्रुवों से जो हम भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो जो जैव विविधता होगी वो उसमें वृद्धि होगी, जिसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा रिसर्च का क्लिनिकल परीक्षण पूर्ण कर लिया गया, निम्नलिखित में से क्या है? तो रिसर्च जो है ये किससे संबंधित है? तो यह पुरुषों के लिए इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक है, इसका ट्रायल जो है सफलतापूर्वक कर लिया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, इंजेक्टेबल पुरुष गर्भ निरोधक है रिसर्च। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 142 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अपने राजकीय पशु नीलगिरी ताहर के संरक्षण के लिए नीलगिरी ताहर परियोजना प्रारंभ किया गया है? तो ये परियोजना प्रारंभ किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। ए इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 143 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्पिनोजा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर याजिता गुप्ता को। सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस के अवसर पर एयर शो का आयोजन किया गया है? तो एयर शो का जो आयोजन किया गया है भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पे कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है प्रयागराज में। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। वायुसेना दिवस है, ये कब मनाया जाता है तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये 8 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन, सेरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021 के अंतर्गत किसी महिला को सेरोगेट मां बनने के निम्नलिखित में से कौन सी पात्रताएं निर्धारित की गई हैं? देखिए वह महिला दंपति की जो है निकट संबंधी हो और यह महिला विवाहित हो तथा उसका एक जीवित शिशु भी हो और महिला की आयु जो है वो 25 से 35 वर्ष के मध्य हो और वह अपने जीवन काल में केवल एक बार ही सेरोगेट मां बनी होती। चारों ही जो है वो सेरोगेट जो अधिनियम है उससे संबंधित हैं, सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, इसका सही जवाब 1 2 3 4 सभी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन, मैसूर पैलेस में आयोजित होने वाले दशहरा समारोह की एक प्रमुख विशेषता वज्र मुष्टि कलगा निम्नलिखित में से क्या है? देखिए जो वज्र मुष्टि कलगा है ये क्या है? तो ये एक जो है प्राचीन मार्शल आर्ट है। इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। ये मैसूर का जो वाडियार है वहाँ पे दशहरा उत्सव का आयोजन किया गया था और ये कुश्ती का एक पारंपरिक रूप है जो मैसूर के लिए अद्वितीय है। नेक्स्ट देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो वो है शुभमन गिल। सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भूखमरी में भारत को 111वां स्थान मिला है। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। और पिछले वर्ष भारत जो है वो कब कितने स्थान पे था? तो पिछले बार भारत जो है वो 107वें स्थान पे था, इस बार जो है 111वें स्थान पे आ गया है भारत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 149 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? वो दिया गया है हिडी कुन को, हिडी कुन को दिया गया है। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। और ये कहाँ की है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं हिडी कुन, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन, जो टेस्ट का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा सस्टेनेबल फाइनेंस ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ने जारी किया। इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। ये जो रिपोर्ट है ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में जलवायु कार्रवाई के वित्त पोषण में आने वाली जो चुनौतियां हैं उनका समाधान करती है और इस रिपोर्ट में जो है 10 सिद्धांतों की एक रूपरेखा जो है प्रस्तुत की गई है। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा टेस्ट पेपर समाप्त होता है। मिलेंगे अपने हम नेक्स्ट टेस्ट में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।